नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। जैसे आप सब जानते हैं, आज बुधवार है और बुधवार के दिन हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। वैसे तो आज जो इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ, ये मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, बट मुझे फिर भी लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि सेरेब्रल पाल्सी क्यों होता है, इसमें एग्जैक्टली क्या होता है और इसकी वजह से कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इस अवेयरनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप रियलिस्टिकली इस पूरे पिक्चर को देख सको और अपने बच्चे की मदद कर सको। और इसीलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ। और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको सेरेब्रल पाल्सी का जो बेसिक होता है कि क्यों होता है, कैसे होता है, कैसा इसका प्रेजेंटेशन होता है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूँगी। ध्यान रखिए, भले ही ये सॉल्यूशन बेस्ड वीडियो नहीं है, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझते हो तो आप सॉल्यूशंस को भी समझ पाओगे, नहीं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी, इसके बारे में आज के वीडियो में बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी, इसमें ये जो दो शब्द है, सेरेब्रल इसका मतलब है ब्रेन, मस्तिष्क, और पाल्सी का मतलब होता है पैरालिसिस। यानी कि जब भी ब्रेन या मस्तिष्क या हमारा दिमाग इसकी इंजरी के वजह से जब बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, तब उस कंडीशन को सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी तभी कहा जाता है जब ये कंडीशन बच्चों में, जिसकी उम्र 2 साल से पहले की उम्र में ही अगर ब्रेन में डैमेज हुआ है, तभी बच्चा सेरेब्रल पाल्सी कैटेगरी में आता है। उसके बाद वो ब्रेन इंजरी या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या हेमोरेज या स्ट्रोक बन जाता है, तब उस कंडीशन को सेरेब्रल पाल्सी नहीं कहते हैं। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। सेरेब्रल पाल्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होने वाले डैमेज की वजह से जो भी सिम्टम्स या जो भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, ये नर्वस सिस्टम के रिलेटेड होती है और इसीलिए इसको एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। अगर हम इसको और डीप मेडिकल लैंग्वेज में जाए तो इसको अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ डिसऑर्डर भी कहा जाता है, जिसका मतलब है ऐसे ब्रेन रिलेटेड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन का एरिया इन्वॉल्व है और स्पाइनल कॉर्ड से नीचे के स्ट्रक्चर्स या नर्व, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। इट्स जस्ट योर टॉप ऑफ द ब्रेन। इस जगह में जब डैमेज हो जाता है तब उसको सेरेब्रल पाल्सी कहा जाता है। ये ब्रेन इंजरी की वजह से जो बच्चा है, ये बहुत अलग अलग तरीके के न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाता है। लेकिन ये ब्रेन इंजरी किस प्रकार की है, कब हुई और कितने लंबे समय तक के ये इंजरी रही, उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे में कैसा प्रोग्रेस देखने मिलेगा, बच्चे में कितने इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, कितना डिले रह जाएगा या बच्चा ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ों की जो डिसीजन मेकिंग है, ये इन्हीं फैक्टर्स पे या इन्हीं पॉइंट्स पे आधारित होती है। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी बच्चे को या तो जन्म के पहले, जन्म के दौरान या जन्म के बाद और 2 साल की उम्र के बीच में होने वाले ब्रेन डैमेज के वक्त ही होता है। अधिकतर जन्म के पहले जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्रेन का सही से डेवलप ना होना, माता, बच्चे की जो माँ है उसमें अगर इन्फेक्शन या उनको बुखार आता है या किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है, या मदर का एक्सरे रेडिएशन का एक्सपोजर हो जाता है, ऐसे सिचुएशन में, या मदर को बीपी या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसे समय में बच्चे को पेरीनेटल यानी जन्म के पहले होने वाला ब्रेन डैमेज हो सकता है। वहीं ड्यूरिंग बर्थ यानी बर्थ के दौरान या जन्म लेते समय ब्रेन में डैमेज हो सकता है। अधिकतर ये ब्रेन डैमेज होता है या तो जो नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो कहीं अटक जाती है, वो फंस जाती है गले के आसपास, स्टक हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए ब्लड सर्कुलेशन सही से ब्रेन में नहीं पहुंचता, उसके वजह से हो सकता है। या फिर मदर की जो यूट्रस और जो गर्भाशय की जो थैली है उसके पानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो हो जाता है।
या जन्म के दौरान बच्चे का जो सर है वो पेल्विस में अगर स्टक हो गया और डॉक्टर को फोर्सेप्स की मदद से डिलीवरी करनी पड़ी, तब शायद ब्रेन में कोई डैमेज हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। या बच्चे का जो डिलीवरी पैटर्न है उसमें सर नीचे ना होते हुए अगर पैर नीचे है, तब भी सेरिब्रल पाल्सी या ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जन्म के बाद ब्रेन डैमेज होता है वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या फिर गिरने की वजह से, या सर में कोई चोट आने की वजह से, या अगर बच्चे को कोई ब्रेन ट्यूमर डेवलप हुआ है तो। इसीलिए ये कह पाना या पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि बच्चे को किस वजह से ये सेरिब्रल पाल्सी हुई, क्योंकि जब तक कि आप इस चीज़ को समझते नहीं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स डायलेमा में रहते हैं, डाउट में रहते हैं। इसलिए आपको ये कोरिलेट करना पड़ेगा कि बच्चे के कौन से इंसिडेंट की वजह से बच्चे को ये शायद सेरिब्रल पाल्सी की दिक्कत हुई। तो ये था सेरिब्रल पाल्सी के दिक्कत के होने का कारण। अब एग्जैक्टली क्या हो जाता है सेरिब्रल पाल्सी में? अभी हमारा जो ब्रेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी बॉडी का CPU कह सकते हैं। ये हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारे ब्रेन के अलग अलग जगहों को अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं। हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जो राइट साइड का, इसके फंक्शंस अलग है। ये बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड ज़्यादा फोकस्ड होता है, उस पर ज़्यादा अच्छा होता है, उस पर ज़्यादा काम करता है। जबकि हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन है, ये मोर ऑफ एनालिटिकल, लर्निंग, कैलकुलेटिव थिंग्स ऐसे होता है। जबकि हम हमारे ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन का जो अंदर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, ये हमारे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, बॉडी टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। मतलब कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से को अलग अलग टास्क या फिर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है। और जब भी जिस भी ब्रेन के हिस्से में डैमेज होता है, जो भी ब्रेन इंजरी हुई उसके वजह से, उस बॉडी के हिस्से में आपको इम्पेयरमेंट या फिर प्रॉब्लम देखने मिलेंगे। अब जो बच्चे क्वाड्रिप्लेजिक होते हैं, यानी कि जिनके पूरे शरीर में CP का इश्यू होता है, इफेक्ट होता है, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं ठीक से चलते, बॉडी पूरी स्पास्टिक होती है, अधिकतर ऐसे केसेस में पूरे ब्रेन का जो साइज होता है ये कम हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको कहीं ना कहीं माइक्रोसेफेली या इसका एक रीज़न होता है पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमलेशिया। ऐसे सिचुएशंस में बच्चे के ओवरऑल ब्रेन का साइज ही छोटा हो जाता है और उसके वजह से बच्चे का जो ग्रोथ, फिजिकल एक्टिविटी या जो भी एबिलिटीज़ है वो आपको ठीक से दिखने नहीं मिलती। और इसकी पहचान पेरेंट्स को धीरे धीरे दिखने मिलती है, क्योंकि अधिकतर बच्चा जब बच्चे का होता है, जन्म जब बच्चे का होता है तो बच्चा छोटा है, वो ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, तो पेरेंट्स इतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कई बार ऑब्जर्वेशन छूटने लगता है। लेकिन जब पेरेंट्स ये देखने लगते हैं कि 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, फिर भी बच्चा गर्दन नहीं पकड़ रहा है, घूम नहीं रहा है, बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट रखता है, ऐसे समय फिर पेरेंट्स को धीरे धीरे रियलाइज़ होना शुरू होता है कि कुछ दिक्कत है। मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि इस वीडियोस के माध्यम से अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई भी बर्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ, तो बच्चे का खास ख्याल रखे, बच्चे को बार बार फिजिकल चेकअप के लिए ले जाए, क्योंकि जितना जल्दी सेरिब्रल पाल्सी या डेवलपमेंटल डिले की प्रॉब्लम को देखा जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उतना जल्दी ही उसके ट्रीटमेंट्स या थेरेपी को शुरू किया जा सकता है और जो प्रोसेस है या प्रोग्रेस है वो बेहतर हो जाती है। तो कैसे किया जाता है डायग्नोसिस एक सेरिब्रल पाल्सी पीड़ित बच्चे का? पहले तो ऑब्जर्वेशन। जी हाँ, माता पिता सबसे पहले अलार्म क्लॉक होते हैं या उन्हें सबसे पहले दिखने में आता है कि बच्चा, उसका जो ग्रोथ है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसके जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं सही नहीं फील होते हैं। तब पेरेंट ये ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाया जाता है तब डॉक्टर कुछ फिजिकल चेकअप करते हैं बच्चे का, फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसके प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को चेक करते हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस वो रिफ्लेक्सेस या बॉडी के वो साइंस होते हैं जो बताते हैं कि बच्चे के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट हुआ है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्रेन डेवलपमेंट बढ़ता है ये सारे रिफ्लेक्स गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है
तो उनमें ये जो सारे साइंस है वो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक के रह जाते हैं। कई बार कुछ चले जाते, कुछ नहीं जाते। तो ये साइंस डॉक्टर अगर पहले पता कर ले कि ये चीज़ें अभी भी परसिस्टेंट है, तो फिर साइन एक अलार्म सिग्नल हो जाता है डॉक्टर के लिए भी कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है सेरिब्रल पाल्सी के डायग्नोसिस की। और जो दूसरी टेस्ट होती है, जो होती है सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी, ये सारी टेस्ट ये पता करने के लिए की जाती है कि ब्रेन का फंक्शन सही है या नहीं दूसरी जगहों पे, और ये रूल आउट करने के लिए कुछ और कारण तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों की मदद से सेरिब्रल पाल्सी का डायग्नोसिस किया जाता है। अब मैं कुछ टेस्ट के नाम बताऊंगी जो अक्सर सेरिब्रल पाल्सी के डायग्नोसिस में यूज़ किए जाते हैं। ये टेस्ट है टारगेटेड लेबोरेटरी टेस्ट, यानी सारी तरीके की ब्लड टेस्ट की जाती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, हियरिंग और विजन की खास टेस्ट की जाती है, क्योंकि कई बार सेरिब्रल पाल्सी की वजह से बच्चे की सुनने की या फिर देखने की क्षमता अफेक्ट हो जाती है। सेंसरी टेस्ट किया जाता है, ये देखा जाता है कि बच्चे को कितना सेंसेस या टच सेंसेशन फील हो पाता है या नहीं हो पाता। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे का आईक्यू धीरे धीरे भी चेक किया जाता है। बहुत छोटे बच्चे रहे तो शायद पूरा आईक्यू टेस्ट नहीं कर सकते, बट फिर भी उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल स्माइल डेवलप हुई है या नहीं, माँ बाप को पहचान पा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के आधार पर डॉक्टर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि बच्चे को सेरिब्रल पाल्सी है या नहीं। कुछ बहुत ही क्लासिकल साइंस होते हैं सेरिब्रल पाल्सी के, ये डॉक्टर ज़रूर देखते हैं बच्चे में, और वो क्लासिकल साइंस है। पहले तो बच्चे में डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मतलब कोई एक मूवमेंट जहाँ पे हैमर को अगर टैप किया जाए तो बच्चे में एकदम जर्की मूवमेंट होते हैं, वो बहुत ज़ोर से होते हैं। इसको डीप टेंडन रिफ्लेक्स टेस्ट कहा जाता है, जो अक्सर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में किया जाता है। इसके अलावा कई बच्चों में ट्रेमर्स यानी कंपन प्रेजेंट होता है, कांपते हैं बच्चे, ये शेकी सी मूवमेंट्स होती है बच्चों की। बच्चों के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाले या टाइट होते हैं। बच्चों में कई मसल्स में वीकनेस भी देखी जाती है, ऐसा लगता है कि बच्चे के जो मसल्स है ये छोटे हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं और कमज़ोर से लगते हैं। अगर बड़ा बच्चा है और उसके चलने की पैटर्न को देखा जाए तो सिजरिंग गेट देखने मिलता है, मतलब बच्चा दोनों पैर को क्रॉस करता है चलते वक्त कैंची के जैसे। और वहीं कुछ बच्चों में क्राउच गेट देखने मिलता है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि बच्चे के दोनों पैर हिप्स और नी से मुड़े हुए हैं और इवन एंकल से भी मुड़े हुए हैं। कई बच्चे टो वॉकिंग करते हैं, मतलब कि पैर की जो टोज होती है उस पे चलते हैं, एड़ी को हमेशा उठा के रखते हैं। इसके अलावा बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज, कहीं यहाँ तो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, हमेशा हर एक चीज़ पे रोता है और एक्सट्रीम क्राइम होती है बच्चों में। वहीं कहीं बच्चों में वो बहुत शांत होते हैं, चोट लगने पर भी बिल्कुल भी नहीं रोते, बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने पेन को। कई बच्चों में हियरिंग और विजन इम्पेयरमेंट होते हैं, मतलब वो ठीक से या तो सुन नहीं पाते हैं या देख नहीं पाते हैं। और कहीं ना कई बच्चों में आईक्यू लो होता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, उनकी समझने की सोचने की क्षमता कम लगती है। तो ये सारे अलार्म साइंस होते हैं और कुछ क्लिनिकल पिक्चर्स होते हैं जिसके लिए क्लियरली डॉक्टर चेक करते हैं हिस्ट्री के द्वारा और फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा। अब जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, इन सारे असेसमेंट के आधार पर ही मैनेजमेंट डिसाइड किया जाता है और मैनेजमेंट के लिए डायग्नोसिस पे पहुंचना ज़रूरी है। सेरिब्रल पाल्सी जैसे दिखने वाले बहुत भी और सारे कंडीशंस हैं, इसलिए कोई भी पेरेंट ने बिल्कुल भी इस कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए कि ये सेरिब्रल पाल्सी ही होगा। इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस वाया अ न्यूरोलॉजिकल पीडियाट्रिशियन या एक न्यूरोलॉजिस्ट या एक ऐसे पीडियाट्रिक डॉक्टर जो न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उसके पास कराना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, कई पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या इसको हम क्योर कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सेरिब्रल पाल्सी का परमानेंट क्योर अभी तक ये नहीं आया है। स्टेम सेल थेरेपी पे अभी भी रिसर्च शुरू है, लीगल नहीं है वो स्टेम सेल थेरेपी, एटलीस्ट हमारे देश में पूरी तरीके से कमर्शलाइज नहीं हुआ। इट्स जस्ट फॉर द रिसर्च पर्पस, इट्स गोइंग ऑन। सो स्टेम सेल थेरेपी पे आधार या होप्स अभी मत रखिए ज़्यादा, फोकस कीजिए बच्चे के स्किल डेवलपमेंट में। सेरिब्रल पाल्सी पीड़ित बच्चा जो है उसको कोई बीमारी नहीं है, इस चीज़ को समझिए। एक चोट लगी थी ब्रेन के अंदर जो ठीक पूरी तरीके से नहीं हो सकती, और वो ठीक अगर होती भी है तो कुछ थोड़े से उसके इम्पैक्ट रहने वाले हैं। इसलिए एज एन पेरेंट, एज एन थेरेपिस्ट, हमारा ये एम होता है कि हम बच्चे को स्किल सिखाएं,
उसे खड़े रहना सिखाए, बैठना सिखाए, चलना सिखाए, लिखना सिखाए, पढ़ना सिखाए, जैसे हम किसी और बच्चे को सिखाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन बच्चों में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए अपने बच्चे को ऐसे मत सोचिए कि वो कमज़ोर है, बस उसको थोड़े से आपकी हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। फोकस करना है प्रिवेंशन में, जहाँ हमें प्रिवेंट करनी है डिफॉर्मिटीज़ या फिर टाइटनेस या कॉन्ट्रैक्चर, जिसकी वजह से आगे चल के सर्जरीज करानी पड़ सकती है। जी हाँ, सर्जरीज करानी पड़ सकती है अगर एक से ज़्यादा जॉइंट में डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो अगर इसे प्रिवेंट करना है तो रेगुलर एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स, मसाज, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यानी बच्चों को जो भी हमारे दिनचर्या के टास्क है उसे हमें सिखाना है। एक्सरसाइजेस को एज ए ट्रीटमेंट या ऐसे पैसिव मेथड मत समझिए जहां आप ही बच्चे के पैर को ऊपर नीचे कर रहे हो। ये सोचिए कि मुझे बच्चे को चलना सिखाना है सही तरीके से, तो मैं सबसे ज़्यादा कौन सा तरीका इस्तेमाल करूं जिससे उसे मैं चलना जल्दी सिखा पाऊँगी। और वहीं हमारा रोल आता है, हम एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आपको इसी चीज़ में मदद करते हैं। तो अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो ज़रूर से लॉग ऑन कीजिए www.healthqrehab.com पे। बुक एन अपॉइंटमेंट का आपको एक बटन दिखेगा, उस पर टैप कीजिए और एक असेसमेंट कॉल बुक कीजिए, जहां हम आपके बच्चे का असेसमेंट करके आपको एक स्ट्रैटेजी दे पाएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं। इसी बात पे इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।